नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रश्न बैंक हम कक्षा 11वीं का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो यह हमारा पार्ट 5 में है, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 4 बना चुके हैं और उनके सॉल्यूशन बता चुके हैं। तो किस किस के सॉल्यूशन बता चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था आपका गद्य खंड का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया पद खंड का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर पार्ट 3 में हमने आपको बताया वितान भाग 1 का सॉल्यूशन और 4 में बताया अभिव्यक्ति और विचार का सॉल्यूशन, ठीक है। आज का हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम आपको बताएंगे जो आपका काव्य बोध है, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विषय वस्तु दी गई है। विषय वस्तु में क्या है? छंद, मंदक्रांता, कुंडली, कवित्व, सवैया और धूलमिल छंद आदि हैं। शब्द शक्ति की बात करें तो अमिदा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द गुण की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और महादुर्य गुण। रस व उसके प्रकार तथा रस के अंग, ठीक है। 5वां है अलंकार, जो कि है संधि अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, आपहुंति अलंकार और विरोधाभास अलंकार आदि जो आपके काव्यबोध में दिए गए हैं। तो देखिए अंक के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कितने अंक आएंगे। टोटल आपके कितने 10 अंक रहने वाले हैं, ठीक है। कितने अंक रहेंगे? 10 अंक आपके टोटल रहेंगे। और 1 अंक की आपको जब प्रश्न की बात करें तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। 2 अंक की 1 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी टोटल अंक आपके 2 रहेंगे। 2 अंक की बात करें तो 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार टोटल 3 अंक रहेंगे। इस प्रकार आपका टोटल 10 अंक का विभाजन किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और सबसे पहले देख लेते 1 अंक की प्रश्न। यहाँ पर देखिए 1 अंक की प्रश्न हमें दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिवों का हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं। तो पहला है रसात्मक वाक्यम काव्यम। क्या है दोस्तों? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात इसका मतलब होता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की या पंडित राज जगन्नाथ की या आचार्य मम्मट की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो रसात्मक वाक्य में परिभाषा दी है ये किसने दी है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्य काव्य, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य, ठीक है। अब दूसरा देखिए हमसे पूछा गया महाकाव्य में होता है जीवन का वृहत चित्रण या जीवन का खंड चित्रण, उत्साह भाव या दोहा छंद। तो दोस्तों महाकाव्य और आपने खंड काव्य पढ़ा होगा, तो खंड काव्य में क्या होता है? जीवन का खंड चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जबकि महाकाव्य में जीवन का बृहत चित्रण होता है, यानी कि जीवन का लगभग संपूर्ण वर्णन कर दिया जाता है महाकाव्य में। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन का बृहत चित्रण होता है महाकाव्य में। अब तीसरा देखिए कि इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है। तो हमसे दोस्तों क्या पूछा गया है? महाकाव्य है। देखिए पंचवटी आपका क्या है? खंड काव्य है। सुदामा चरित्र भी आपको क्या है? खंड काव्य है। जबकि हम बात करें रामचरितमानस की तो ये आपका महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास भी आपका महाकाव्य है, यानी कि 2 महाकाव्य है और यहाँ पर 2 खंड काव्य दिए गए हैं। तो इसमें अभी कोई क्लियर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया महाकाव्य पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 महाकाव्य दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप अपनी बुक में देखेंगे तो रामचरितमानस भी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी महाकाव्य, जबकि ये खंड काव्य दोनों। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा काव्य महाकाव्य है। तो यहाँ पर इन दोनों में से राइट आंसर कोई होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है रति, हास्य, जुगुप्सा या रौद्र, ठीक है। दोस्तों मैंने कई बार बताया कि जितने भी स्थायी भाव आपको दिए गए हैं रस के, उनको आपको सभी को याद कर लेना है। तो श्रृंगार रस का हमारा हो जाएगा रति, ठीक है। जबकि हास्य रस का हंसी होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी के पता होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है। जो वीर रस होता है, भयानक रस होता है और रौद्र रसों में प्रधानता होती है, तो कौन की रस की होती है? ऑप्शन है माधुर्य गुणों की, ओज गुणों की, प्रसाद गुणों की या शब्द गुणों की। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर बताना है। तो इसमें दोस्तों वीर भयानक और रौद्र रसों में ओज गुण की प्रधानता होती है, क्योंकि ओज के गुण की परिभाषा पड़ी होगी। तो उसमें क्या ओज गुण में क्या होता है? चित्त उत्तेजित हो उठता है। तो रौद्र रस, भयानक रस और रौद्र रसों में क्या ओज गुण की प्रधानता होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है सूरसागर, साकेत, रामचरितमानस और कामायनी।
दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा सूरसागर का प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। तो हमें बताना है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। ऑप्शन देखिए 3, 5, 8 या 4। तो दोस्तों महाकाव्य में जो सर्ग होते हैं वो हमारे होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, यानी कि 7 नंबर का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 दिए गए है। 2 में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला है माधुर गुण में खालिस्तान वर्णों की प्रधानता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। किस प्रकार के वर्णों की दोस्तों, कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। जो माधुर गुण होता है उसमें कोमल वर्णों की प्रधानता होती है अधिकतर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल वर्णों की। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं दूसरे में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आवास हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आवास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा होता है दोस्तों, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा विरोधाभास, और अलंकार आप लिख लीजिएगा, तो विरोधाभास अलंकार होता है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तीसरा है दोहा चंद खालिस्तान काव्य है। तो दोहा चंद किस प्रकार का काव्य है वो हमें बताना है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा, जो दोहा चंद है मुक्तक काव्य है। क्या काव्य दोस्तों, मुक्तक। ठीक है, आपको याद रखना है मुक्तक काव्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारे रस के खालिस्तान अंग हैं। तो हमें रस के अंग बताना है। तो दोस्तों रस के आपको सभी को पता होंगे, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4, और चारों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो रस का जो अंग होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, क्या पहला हो जाएगा आपका स्थायी भाव, क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। दूसरा हो जाएगा आपका विभाव। ठीक है, विभाव। तीसरा हो जाएगा अनुभाव, और चौथा हो जाएगा आपका संचारी भाव। तो 4 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और संचारी भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, तो काफ़ी बार पूछा गया है स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, तो वो भी आपको कर लेना है। तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो हमारा होता है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो इसका आंसर छठे का क्या हो जाएगा, अलंकार आपका छठे का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सत्य और असत्य हमको चुनकर लिखने हैं। चलिए सत्य असत्य भी बता देते हैं आपको। पहला है हमारा, खंड काव्य में नवीन का समग्र अंकन होता है। तो दोस्तों यह नहीं होता, तो आपका पहला हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा है, अरुंधति एक महाकाव्य है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य, यानी कि दूसरा सत्य है। ठीक है, तीसरा देखिए, आदिकाल में काव्यों की रचना हरिगीत का छंद में हुई। तो हमें बताना है क्या, जो आदिकाल की रचना, काव्यों की जो रचना हुई थी, क्या हरिगीत का छंद में हुई थी। तो दोस्तों यह आपका असत्य हो जाएगा, तीसरे नंबर का भी। ठीक है, चौथा देखिए, माधुर्य गुण प्राय श्रृंगार वात्सल और माधुर्य गुण प्राय श्रृंगार वात्सल और शांत रस में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। जबकि जो वीर रस था उसमें रौद्र भयानक आदि गुण पाए जाते हैं। जबकि जो माधुर्य गुण की बात करें उसमें हमारा श्रृंगार पाया जाता है, वात्सल पाया जाता है और शांत रस पाया जाता है। अब देखिए, जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं खालिस्तान उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो दोस्तों जो भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी रूप से रहने वाले हम भावों को बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जबकि जो पानी के बुलबुले की भांति उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भाव हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि संचारी भाव तो पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, तो इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो 5वां हो जाएगा वो हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमें सही जोड़ी मिलानी है। ठीक है, तो सही जोड़ी मिला देते हैं। यहाँ पर खंड आ दिया गया है आपके लिए, यहाँ पर खंड बा दिया गया है। ठीक है, अब हमें देखिए, उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है। और दूसरा है महाकाव्य, फिर रसात्मक वाक्य काव्य, फिर जिसका अर्थ चिपका हुआ हो और चिन्मय ने नाक
दम कर रखा है में शब्द शक्ति है। तो सारे पांचों का मैं आपको मिला के बता देता हूँ किस प्रकार आपको मिलाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका सही विकल्प अगर एक आध नहीं आता तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिससे आपको क्या फाइनल एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, जो आपको आता है वो कीजिए। कि महाकाव्य आपको पता ही होगा, ठीक है। महाकाव्य आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कौन सा है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। महाकाव्य हमारा क्या हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस। देखिए फिर रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो ये परिभाषा हमने ऊपर ही देखी थी, किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की है, ठीक है। इससे ही मिला देना है। फिर जिसका अर्थ चिपका हुआ, तो आपको पता है जो श्लेष अलंकार होता है उसका अर्थ चिपका हुआ होता है, श्लेष अलंकार आपको मिला देना है। फिर देखिए चिन्मय ने नाक दम कर रखा में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों शब्द शक्ति का हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि लक्षणा शब्द शक्ति, तो हमें इसको मिला देना है। अब हमारे पास क्या ओनली एक ही बचा है कि उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है। तो दोस्तों हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर राइट यही वाला होगा, अपउन्नति अलंकार, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक आध नहीं आता तब भी आप जोड़ी पूरी सही कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको शर्त है कि आपको जो आता है उसे आपको लगातार मिलाते जाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम गलत हुआ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देने, एक वाक्य में उत्तर देने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है दोस्तों, पहला है हमारा, जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं मुक्तक काव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुक्तक काव्य, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है मुक्तक काव्य, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। तो दोस्तों इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। अब देखिए तीसरा है हमारा कि जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे हम बोलते हैं शब्द शक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द शक्ति, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर है। अब देखिए पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए क्या लिखा गया है, पतन पाप पाखंड जले में हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होगा वो होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। तो आपका आंसर चौथे का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अब आते हैं हमारे 2 अंक के प्रश्न। चलिए 2 अंक के प्रश्न का भी मैं आपको फुल आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहला है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अमिंदा शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें लिखना है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है ये भी लिखना है। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखनी है। शब्दकोश कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित हमें लिखना है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसे भी उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। 3 अंक की प्रश्न भी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, महाकाव्य की 3 विशेषता बताते हुए इनका 3 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है। खंड काव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 खंड काव्यों के नाम भी लिखने हैं। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा भी उदाहरण सहित लिखनी है और कुंडलियां छंद की उदाहरण हमें बतानी है। चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों के हम आपको आंसर बता देते हैं। चलिए देख लीजिए इन सभी क्वेश्चनों के 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मुक्तक काव्य, ठीक है। तो देखिए मुक्तक काव्य की परिभाषा होती है। तो मुक्तक काव्य का तात्पर्य है कि बिना पूर्वापर संबंध के वह गद्य या छंद अपने आप में पूर्ण एक स्वतंत्र भाव लिए हो, उस जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव क्या भली प्रकार समझ आए, यानी कि पढ़ने से हमें उसका भाव समझ में आ जाए, उसे हम मुक्तक काव्य बोलते हैं। तो मुक्तक काव्य की परिभाषा देखिए, अमिंदा शब्द शक्ति थी उसकी देखिए, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अमिंदा कहलाता है। किसका संबंध कहलाता है, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अमिंदा कहलाता है। परंपरागत रूप में प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अमिंदा कहलाती है, जैसे कि श्याम का अर्थ काला। तो इस तरीके से आपकी अमिंदा शब्द शक्ति हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन था रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा, 3 बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई काव्य की रचना है, जो कि
सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है, यानी कि सर्वमान्य परिभाषा जो ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जामों में वही यही है कि रसात्मक वाक्यम काव्य। ठीक है, तो अगर आपसे काव्य की परिभाषा पूछी जाए एग्जाम में तो आप यही लिख कर आना, रसात्मक वाक्यम काव्य। और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यही परिभाषा आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है। अब देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा पूछी गई है, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए काव्य गुण के प्रकार हमसे पूछे गए थे। देखिए काव्य गुण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। काव्य गुण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और एक प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माधुर्य गुण क्या है। तो माधुर्य गुण मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। मिठास अर्थात कल्य प्रियता हो इसका मुख्य भाव है। जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, मन क्या हो जाए दोस्तों, मन आप्लावित हो जाए और कानों में मधु घुल जाए, वहाँ माधुर्य गुणयुक्त है। वह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है, जो कि माधुर्य गुण पाया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल पूछा गया है तो इसका आपको एग्जाम्पल भी एक लिख देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप किस तरीके से लिखेंगे। देखिए बसो मोरो नैनन में नंदलाल, मोहिनी सूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ओज गुण। तो ओज गुण की देखिए जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है उस कविता में ओज गुण होता है। ओज गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, इसलिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पढ़ने वाले के हृदय में उत्तेजना आ जाती है वहीं ओज गुण प्रधान रचना होती है। वीर रस के लिए इस गुण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण देखिए, महलों ने दी आग झोपड़िया में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन में आई थी। अब देखिए प्रसाद गुण। तो प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को सुनने से या पढ़ने समय वह हृदय पर छा जाए और बुद्धि शब्दों के दुरूह जाल में या क्लिष्ट अर्थों की कलुषता में मालिन हो जाए, ठीक है, एकदम प्रभावित हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से है। उक्त दोनों गुणों की तरह यह गुण किसी रस विशेष से नियंत्रित नहीं है। देखिए उदाहरण, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। इसका उदाहरण हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विरोधाभास अलंकार की जो परिभाषा थी उसका सोल्यूशन देखिए, जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होती हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं निज रोदन में राग किए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एग्जाम्पल है इसमें विरोधाभास अलंकार का उदाहरण दिया गया है। फिर देखिए व्यंजना शब्द शक्ति। जब अमिदा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे गंगा में घर है, मैं गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट होती है। अब देखिए महाकाव्य। तो महाकाव्य का भी देख लीजिए। तो महाकाव्य शब्द महत और काव्य 2 शब्दों के योग से बना है। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार होती है, महाकाव्य में किसी महापुरुष के समग्र जीवन का चित्रण होता है। इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं और इसमें वीर, शांत एवं श्रृंगार रसों की योजना होती है, जैसे कि साकेत और प्रिय प्रवास। जो कि मैंने कहा था कि जो प्रिय प्रवास है आपका क्या महाकाव्य, साथ साथ रामचरितमानस भी आपका महाकाव्य है, जो कि ऑब्जेक्टिव में दिया गया था कन्फ्यूजन में, क्योंकि महाकाव्य पूछा गया था और ऑप्शन में 2 महाकाव्य दिए गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद हमें बताने हैं। तो देख लीजिए शब्द शक्ति। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार माने गए हैं, एक तो अमिदा होती है, एक लक्षणा होती है और एक क्या व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है और 3 ही प्रकार के हमारे गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। तो आपको ध्यान रखना है, कई प्रकार पूछ सकते हैं। तो देखिए अमिदा, लक्षणा और व्यंजना की हमें क्या डेफिनेशन देनी है, इनकी परिभाषा हमें देनी है। तो देख लीजिए सबसे पहले अमिदा की देखिए, तो शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अमिदा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अमिदा कहलाती है, जैसे श्याम का अर्थ काला। ठीक है, अब देखिए अमिदा के बाद लक्षणा। तो लक्षणा में क्या है, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ
लक्षित कराने वाले शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। जैसे मोहन तो शेर है में लक्षणा के द्वारा शेर का अर्थ वीर निकलता है। अब देखिए जो हमारा लास्ट है व्यंजना, तो जब अमिदा और व्यंजना से अर्थ व्यक्त नहीं होता तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे गंगा में घर है तो में गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट होती है। अब देखिए प्रसाद गुण पूछा गया है, तो प्रसाद गुण देखिए प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय वह हृदय पर छा जाए और बुद्धि शब्दों के दुरु जाल में या क्लिष्ट अर्थों की कलुषता में मलिन हो जाए, एकदम प्रभावित हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण हम कहते हैं। प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से है। उक्त दोनों गुणों की तरह यह गुण किसी रस विशेष से नियंत्रित नहीं होता, ठीक है। और इसका उदाहरण देखिए तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति, तो लक्षणा शब्द शक्ति पहले भी बता चुका हूँ, फिर देख लीजिए। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। जैसे मोहन तो शेर है में लक्षणा के द्वारा शेर का अर्थ वीर निकलता है। फिर देखिए लक्षणा का यहाँ पर बता दिया गया। आप देखिए परिभाषा कुंडलियों की बता देता हूँ। तो कुंडलियाँ 6 पंक्तियों का छंद है। इसके प्रथम 2 दल दोहे के तथा अंतिम 4 दल रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 24 मात्राएं, यहाँ पर भी 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। इसका एग्जाम्पल देखिए कोई अवसर के परे को ना सहे दुख द्वंद जाए बिकाने डोम घर वे राजा हरिचंद करे मरघट रखवाली धरे तपस्वी भेष फिरे अर्जुन बलधारी, ठीक है। कहे गिरधर कविराय तपे वह भीम रसोई कोई न करे घटी काम करे अफसर के सोई। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा जो कि परिभाषा पूछी गई थी कुंडलियाँ चंद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कुंडलियाँ चंद की, जो हमें परिभाषा उदाहरण से समझानी थी। तो हमने आपको 3 अंक के भी क्वेश्चन बता दिया। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा निम्नलिखित पद अपगढ़ पदांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हमने देख लिया अंक 3 के भी देख लिए, अंक 2 के भी देख लिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के भी हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। यानी कि जो हमारा काव्य बोध था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ठीक है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। साथ साथ आप वहाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।